हाय पीपल, कैसे हो? सब बढ़िया। और बोर्ड्स वगैरह खत्म हो गए हैं, किसी के चल रहे होंगे। बताना कि अपने बोर्ड्स कैसे हुए हैं, ठीक है। एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद लेकिन मैं शॉर्ट्स में तो मैं डालती थी, मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह। बट जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था, मैंने वो एक अपनी शॉर्ट वीडियो में भी कहा था कि आज से वो शुरू हो जाएगा। सो मंडे, थोड़ा सा ही मैं बता देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे एंड देन सैटरडे आपकी वीडियोस आएंगी, ठीक है। रात को 9:30 PM। आई होप मैंने पोस्ट में भी 9:30 ही बोला होगा, या शायद मैंने 9 बजे बोला है। 9 या 9:30 पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। 9 या 9:30 पे, आई एम नॉट श्योर विद दिस 30 मिनट्स। एंड या सो मैंने ये जो सीरीज है, सीयूटी सीरीज, इसका नाम पहल रखा है because it's your first time with CUET and it's my first time also with this YouTube teaching. So इसलिए पहल रखा है। हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है, बट वी विल रॉक गाइस। एंड इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहले मैं वन शॉट्स लेके आऊंगी चैप्टर के। मतलब जैसे कि हमने आज ये वाला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो फिर इसके एमसीक्यूज के ऊपर आएगी, ताकि चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। अब आपको ये वाली वीडियो देखनी कैसे है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग अब पूरा पूरा दिन पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सीयूटी तो आने वाला है, तो दिमाग बहुत ज्यादा ऐसे फेडअप सा हो जाता है, एकदम ऐसे बर्न आउट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप जैसे थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाओ, ठीक है, पार्क वगैरह में निकल जाओ वॉक के लिए। और मेरी ये जो वीडियो है, इसको बस ईयरफोन्स लगाओ, हेडफोन्स लगाओ और इसे बस सुनो, ठीक है। और इसे 1.5x या 2x के ऊपर करके सुन लो। और फिर आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर कुर्सी टेबल पे बैठ के और मेरी वीडियो को देखना है। आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपना आराम से, जब जिस टाइम आप रिलैक्स कर रहे हो उस टाइम आप अपने हेडफोन्स वगैरह लगाओ, इस वीडियो को सुनो, ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए, ठीक है। और चेयर टेबल पे तभी बैठना जब आपको प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चंस की, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने सेंटर पे ही बैठ के ही देने हैं। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देखा है, वो लोग चलते चलते क्वेश्चन सॉल्व वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीज मत करना। टाइमर लगा के अच्छे से अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है उसको देना, ठीक है। ओके। और कुछ रह तो नहीं गया बताने के लिए? हाँ, और कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है या फिर कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ मुझे मेल कर दिया करो। मुझे कुछ कुछ बच्चों के मेल आए भी थे बोर्ड्स के टाइम। दैट वॉज वेरी स्वीट ऑफ देम। खुशी मिरांडियन 28@gmail.com, ठीक है। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत समस्या है आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। अच्छा। और एक और चीज, मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी जिसका नाम समृद्धि है। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। सो वो बताई थी कि दीदी ज्योग्राफी तो इतना समझ में नहीं आता है, एंड स्कूल में सबसे ज्यादा हमें ज्योग्राफी ही परेशान करता है। बट देखो यार, एक तो ना, जब से सीयूटी शुरू हुआ है उसके बाद से 2025 के पेपर में बहुत ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस हुए थे। कि जो आपके रिलेटेड चैप्टर्स थे वो नहीं आएंगे। रिलेटेड चैप्टर्स जो आपके बोर्ड्स में थे वो अब नहीं आएंगे सीयूटी में, हमारे टाइम में तो आते थे। फिर साथ में जैसे जो आपका जो मोड ऑफ पेपर है वो ओएमआर बेस्ड हो गया था, मतलब हो गया है, अभी भी वही है। एंड फिर जितने आपके जो मल्टीपल शिफ्ट के जो पेपर होते थे, वो अब एक ही अब पेपर होता है, ठीक है। लाइक एक दिन अगर ज्योग्राफी का है तो वो एक ही दिन होगा। सो ये सब कुछ कुछ चेंजेस थे जो 2025 के बैच में हुए थे। एंड वही सेम चेंजेस 2026 में भी लागू हो रहे हैं। मैंने जितना पिछले साल का पेपर समझा है, तो उस हिसाब से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है कि जो ज्योग्राफी है उसका पेपर ये लोग इजी ही बना रहे हैं। लाइक इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है, ठीक है। उसमें जो हम देखते हैं ना कि फैक्ट्स फिगर्स वगैरह, मतलब लाइक नॉट प्रॉपर्टी फैक्ट्स, बट जो हमारी जो फिगर्स के जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कितना किलोमीटर है, कितना परसेंटेज है, ये सब चीजें नहीं पूछी गई हैं। नॉर्मल आपके फैक्ट्स पूछे गए हैं। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है पेपर, तो डरो मत, ठीक है। और अपने आराम से प्रैक्टिस वगैरह करके जाओ, क्योंकि पेपर तो आसान ही आएगा। अच्छा, सो वी आर स्टार्टिंग विद आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। इसे इसलिए लिया है क्योंकि जो ये पहल सीरीज है, इसमें मैंने ये वाली चीज सोची थी कि पहले हम लोग ना जो थोड़े मुश्किल और थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं जिससे हमें थोड़ा डर लगता है ना, उसको पहले हम निपटा लेते हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्ट वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एंड देन ट्रांसपोर्ट वाला जो दूसरी बुक है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। मुझे भी उससे बहुत डर लगता था जब मैं क्लास 12th में थी। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो पहले उस डर को खत्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। हमारे पास कितना टाइम बचा है अभी? ये आज 14 मार्च है, तो चलो 15 दिन आप मार्च के लगा लो, ठीक है। एंड देन 30 दिन अप्रैल के, ठीक है। 45 डेज,
45 डेज आप मान के चलो, क्योंकि मई में तो आपके वैसे ही पेपर है, तो पहले वो आपकी सिटी की लिस्ट निकलती है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए बस अपने बस ये टारगेट अपना बस ऐसे 45 डेज का आप टारगेट रखो। 45 डेज का आप एक प्लानर बना के चलो, ये पता ही चलेगा कि 45 डेज आपके कब चले जाएंगे। और प्लानर बनाओ इसका और मजे करो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अपना शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। इसमें बहुत सारे फिगर्स हैं, बट जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने जितना पीवाईक्यू को एनालाइज करा है, फिगर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साथ में जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि अम, ये आइडेंटिफाई वाले कि ए सही है, मतलब स्टेटमेंट्स में बी सही है, सी सही है कि डी सही है, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आज एनसीईआरटी की पीडीएफ खोली हुई है और मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी। बिकॉज अगर मैं पीपीटी बनाऊं तो इट्स जस्ट ए लाइक, क्या बोलूं मैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज देखो यार, आप लोग के पास बुक है, ठीक है, आप लोग को वो एक 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 लाइन को स्ट्रेन करना है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी बुक से ही पढ़ो। और इस टाइम भी मैं ये वाली चीज कहूंगी कि चाहे कोई भी गाइड है, कोई भी किसी के नोट्स, ये सब चीजों से मत पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो। क्योंकि जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके बस एनसीईआरटी की लाइंस है, लाइक कॉपी पेस्टेड लाइंस हैं वो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस एनसीईआरटी से ही पढ़ो। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ऑन विद आर चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबको पता है ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, कि हमारी जो भी गुड्स हैं उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, एंड किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन में तो करती ही करती है। ट्रांसपोर्ट के बिना वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, ठीक है, बिकॉज इफ आई लाइक टेक माई एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, और यहाँ पे इतना रैपिडो, ओला, उबर, रिक्शा, ये सब चीजें जो चलती हैं, सो इसने लाइफ को इतना इजी बना दिया है कंपैरिजन टू द लाइफ समवन इज लिविंग इन हिमाचल और जम्मू, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी कम है। यहाँ पे आपको 2 मिनट में ऑटो आ जाएगा, बट वहां पे बहुत दूर पैदल चल के, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिमाचल, सो आई नो द थिंग्स कि बहुत दूर आपको पैदल चल के फिर जाके एक बस मिलेगी, देन आप द लाइक द ट्रांसपोर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। सो और ट्रांसपोर्ट, हाँ, जैसे मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट किसी भी रीजन के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार, इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, जब डिमांड एंड सप्लाई का जो वो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई जितनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंड देन उतने गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होंगे, उतनी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, देन देयर आर मोर फैक्टर्स। तो उसमें ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचो ना, अगर रॉ मटेरियल्स ही इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा, फिर वो प्रोसेस कैसे होगा, अगर एम्प्लॉयज कैसे आएंगे, है ना। सो ट्रांसपोर्ट इज अ मेजर फैक्टर इन द इकोनॉमी। एंड देन कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन इज अनदर मेजर फैक्टर। इसमें भी आपका पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आता है। सो like the mail is a very good example of the personal communication. If you have any kind of personal doubts, you can mail me. And mass communication is like YouTube, LinkedIn, है ना, newspaper, radio, television, everything. Then there are further bifurcations too. Okay, so that's a little glimpse of our chapter. Moving, ओके, सो वी आर हैविंग दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड अगर आप लोगों ने सीयूईटी का जो सिलेबस की पीडीएफ है, उसे अगर अच्छे से देखा होगा, तो उसमें प्रॉपरली आपके हेडर्स मेंशन है, तो उस हेडर्स को अच्छे से देखना, ठीक है। एंड या बिकॉज कुछ कुछ जैसे जो मेरी बुक है, उसमें, क्योंकि मेरी बुक बहुत पुरानी है, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो नॉन डिलीटेड भी उसमें प्रिंटेड है। तो इसलिए जो आपका रैशनलाइज सिलेबस है उसमें से आप पढ़ो, आपका टाइम भी बचेगा। Coming on means of transport, we have three types of transport: land, water, and air. In land, we have road, railways, and pipelines. And in water, we have inland waterways, seaways, and oceanic routes. Air, we have national and international. In water, inland का मतलब क्या है, कि जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो। इंडिया में जैसे जो गंगा, होली गंगा नदी है ना, सो वहां पे अगर हम कुछ ऐसा, क्योंकि इंडिया में ना द प्रॉब्लम्स आर मेनी, है ना, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है इंडिया में, हो सकता है, बट इतना हो नहीं पा रहा है। सो अगर हम बात करें तो गंगा, अगर गंगा के ऊपर हम कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन अपना सेटअप कर दे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट विल बी आर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड सीवेज, ओशनिक रूट्स, सो थ्रू अरेबियन सी जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा है, एंड थ्रू बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, सो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ सीवेज एंड ओशनिक रूट्स। ओके, बाकी तो सेल्फ क्लियर है ही, आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाली वीडियो को थोड़ा फटाफट बना रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है मैं कोई भी पॉइंट को मैं मिस नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो वही वाली वीडियो देखो जो आपका टाइम भी कम कंज्यूम करे और हर एक चीज को कवर भी कर दे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब कोई बंदा सुन सुन के कोई चीज को याद करता है तो वो उसे ज्यादा याद होती है। खैर, कमिंग ऑन टू आवर लैंड ट्रांसपोर्ट, नाम ही जस्टिफाई कर रहा है ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन लैंड। एंड इसमें हमारे पास अनमेटल्ड रोड, जो कच्ची सड़कें होती है, मेटल रोड्स हर एक चीज है, हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, एंड देयर आर सम काइंड ऑफ रोपवेज, केबल वेज और रोपवेज पहाड़ों पे बहुत ज्यादा चलती है, पाइपलाइंस, एलपीजी आजकल बहुत न्यूज में है, बताना क्यों न्यूज में है ना, क्या बताना है, प्राइस हाइक हो गए हैं, सो लेकिन एलपीजी की जो पाइपलाइंस होती हैं जिससे गैस वगैरह सप्लाई होती है, तो इंडिया में तो ये काफी अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है, ठीक है। सो या, दैट्स फॉर आवर लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आपका जो फर्स्ट आता है दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एंड देन वी हैव रेलवेज, एंड देन वी हैव पाइपलाइंस। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और साथ में जो हमारा इंडिया है, इट हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक तो खुद देखो एरिया बहुत ज्यादा है, और हर एक रीजन ऐसा है कि उसको कनेक्ट करने के लिए रोड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड देन वी हैव सम काइंड ऑफ फिगर्स इन इट, 62.16 लाख किलोमीटर, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम इसको इतना ध्यान नहीं देंगे। हमें बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है। ओके, देन वी हैव आर नेक्स्ट। मेरे ओबीएस में थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है, तो मैंने मतलब जैसे अभी रिकॉर्ड हो रही है, सो प्लीज मैनेज कर लेना। या, देन वी हैव कि इंडिया में ना 85% ऑफ द पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ द फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है जो हैवी गुड्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल होता है, आप लोग को कभी अगर वहां पे गए होंगे ना ट्रेन में, चलो यहाँ पे तो अभी रोड्स की बात हो रही है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, बट जैसे कि ये होता है कि रेलवेज और रोडवेज हैंड इन हैंड काम करते हैं, तो फिर रेलवेज में जैसे ऑटोमोबाइल्स कैरी होते हैं, देन फिर वो आगे बड़े बड़े ट्रक्स में जाते हैं, लाइक यू हैव सीन दोज ट्रक्स ऑन द रोड्स, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, तो उनके ऊपर एक अलग रेगुलेशन होता है जो एनएचएआई लगाती है। खैर, सो 85% ऑफ द पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ द फ्लाइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर। सोचो यार कितना बड़ा परसेंटेज है, रोड ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा बड़ा परसेंटेज कैरी करती है, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड के लिए आ सकता है, थोड़ा सा इसे दिमाग में रखना ये वाले परसेंटेज के फिगर्स को। एंड या, रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ट रहता है। अच्छा, फिर वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि यहाँ पे हमें बताया गया कि एक ग्रैंड ट्रक रोड है, ठीक है, जीटी रोड, और बेसिकली उसको ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जीटी रोड बोल दिया गया था, है ना, रीनेम कर दिया गया था, अभी भी इसका नाम जीटी रोड ही है, और ये हमारे शेर शाह सूरी ने बिल्ड करी थी, ठीक है। और ये उस टाइम, सो बेसिकली उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको कंसोलिडेट करने के लिए वाली रोड को बिल्ड करा था, फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। अब सोचो ना कि अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट में एक ये थोड़ा सा मतलब ये वाला पॉइंट भी कितना अच्छा है ना, कि शेरशाह सूरी जी ने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि यार बिगेन रोड ट्रांसपोर्ट के चीजें एक्सचेंज कैसे होंगी, चीजें एक्सचेंज नहीं होगी तो लोग को पता कैसे चलेगा कि उस कोने में क्या चल रहा है, इस कोने में क्या चल रहा है, इस बात समझ में आ रही है। सो जिसके पहले के टाइम में मतलब सुना ही होगा कभी ना कभी तो, कि पहाड़ों के जो लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं, है ना, कि लाइक दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। अभी भी आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें यही होता है कि लाइक दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया, वहां पे भी रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है वो भी, है ना, काफी चले गए हैं। सो या, जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो खासकर रोड ट्रांसपोर्ट, ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड एट प्रेजेंट जो ये जीटी रोड है, ये अमृतसर टू कोलकाता में जाती है। सो इसमें आपका तीन थोड़ी बहुत चीजें आ सकती हैं। पहली चीज तो आ सकती है कि किसने बिल्ड करा, ठीक है, किसने बिल्ड करा, देन ग्रैंड ट्रंक रोड इसके नाम से, और इसका क्या है, लाइक
अभी मतलब अभी ये किस चीज को कनेक्ट कर रही है, तो ये अमृतसर और कोलकाता को कनेक्ट कर रही है। एंड ब्रिटिश पीरियड के टाइम ये किस चीज को कनेक्ट कर रही थी, कोलकाता एंड सॉरी कलकत्ता एंड पेशावर। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर रही थी। ओके, देन हम आते हैं, अब देखो यार जो ये रोड ट्रांसपोर्ट है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितना बड़ा है इंडिया में, है ना। इंडिया में तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इसको पूरा लाइक मैनेज वगैरह करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिनिस्ट्रीज, जिन्होंने बांट रखी है अपने रोड्स को। ठीक है, कि ये वाली रोड मैं करूंगी, वो वाले रोड तुम करना। बिकॉज रोड्स बनाना एंड देन उसकी फिर मेंटेनेंस करना, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, बहुत ज़्यादा फंडिंग भी चाहिए होती है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं। सो दैट ओके, सो देन वी हैव, अच्छा इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लाइन आई है ना, द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943 व्हेन द नागपुर प्लान वाज ड्रॉन। सो क्या था ना कि इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट की हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर टू के पहले, बट जो इसका जो पहला सीरियस अटेम्प्ट था कि भाई हमें रोड्स वगैरह कैसे बनानी है ना, वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, तो वो सब चीजें 1943 के नागपुर प्लान में डिस्कस हुई थी। लेकिन ये प्लान इतना इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया क्योंकि इतना अच्छे से कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं हमारे लीडर्स में। अच्छा, नाउ वी हैव, ओके, ठीक है, ये सब चीजें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतनी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो यार, मैं ना आप लोग के साथ में एनसीईआरटी को लेके बैठी हुई हूँ, बिकॉज आई नो कि जब अब मान लो कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब वो तो मतलब एक एक लाइन को ऐसे देखेगा कि पता नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन ही आ जाएगा। बट लाइक मैंने थोड़े बहुत पीवाईक्यूज जो एनालाइज करे थे 2025 को 2024 के भी, मेरे टाइम के भी, सो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा हर एक लाइन को हमें पढ़ना है, एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इतना दिमाग में नहीं रखना है। Okay, then we have our major distribution of road transport in India. First we have our national highways, जो कि हमारे जो highways होते हैं, हमारी main roads होती हैं transportation की, and they are like 2 lane, 3 lane, 4 lane, है ना, depending upon the population and the area of that region. इसे मैनेज कौन कर रहा है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, ऑफ कोर्स नेशनल हाईवेज है तो। एंड एक हमारी अथॉरिटी है NHAI। आपने कभी कभार देखा होगा हाईवे में लिखा रहता है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, मैं वो नंबर ही बोल रही हूँ, शायद वो 1930 होता है मे बी। सो ये जो NHAI है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वो सब चीज़ों को, है ना, मैनेज करती है। हाईवेज की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी, टोल टैक्सेस वगैरह हर एक चीज़। और ये जो ऑपरेशनलाइज मतलब पहले से मतलब ऑपरेशन में आई थी 1995 में, ये आपका एक PYQ है, और ये आता है क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, इसमें एक लाइन है जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है कि दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, वो तो समझ में आ ही रहा है ना, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। मुझे याद है जब मैं अपना मॉक टेस्ट दे रही थी तो इस एक लाइन के चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें से था कि कौन कौन चीजें, कौन कौन सी लाइन सही है उसको टिक करो। अब मैं इसको गलत करके आ गई थी क्योंकि आई थॉट कि यार इसमें डिफेंस का नाम आ रहा है तो शायद इसमें BRO, ब्रो, बॉर्डर रोड्स और ऑर्गेनाइजेशन, इसका होगा कुछ, है ना। लेकिन ये वाली चीज आता है नेशनल हाईवेज में, जो ये वाली लाइन है कि जो डिफेंस मैन एंड मटेरियल, जो भी हमारे जो डिफेंस का सामान, लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं, उनकी भी मूवमेंट में नेशनल हाईवेज रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस आल्सो कनेक्ट मेजर कैपिटल्स, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस। ये सब लाइनें क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं। एंड देन वी हैव सम फैक्ट्स जो इतने, सॉरी सम फिगर्स जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत तभी देख लेते हैं कि जो नेशनल हाईवेज है वो टोटल रोड लेंथ, हमने ऊपर टोटल रोड लेंथ देखी थी ना, कुछ 60, हाँ 62.16, है ना, किलोमीटर्स की। तो उसमें से ये बस 2% ही कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है, लेंथ वाइज। लेकिन देखा जाए तो 40% रोड ट्रैफिक को कैरी करती है, सो दैट्स अ बिग नंबर। ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड में लाइन आ सकती है, ठीक है। देन वी हैव, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, NHAI, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये वाली चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट आता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। एंड ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि अपने डिसीजंस वगैरह खुद ले सकती है, ठीक है। या सो इट्स, इसके फंक्शन क्या है,
responsibility of development, maintenance, and operation of national highways. And this is also an apex body to improve the quality of roads designated as national highways. So ये कुछ कुछ लाइंस हैं जो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड आता है और कुछ ये वन मार्कर आ जाते हैं जैसे 1995 और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये हमारा नेशनल हाईवेज आता है. देन वी हैव आर नेक्स्ट. अच्छा, अब देखो जैसे इंडिया रोड नेटवर्क है 2020 है. आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड ये वाले फिगर भी याद करती थी. तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है ये वाले फिगर को याद करना, और वो ये वाला फिगर भी याद करती थी. सोचो. बट आप लोग कोई फिगर्स वगैरह याद नहीं करने हैं. Okay, then we have some two major developmental projects carried out by NHAI. First we have Golden Quadrilateral, then we have North South and East West corridors. मैंने बोर्ड्स के टाइम जब इसके क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने एक चीज समझाई थी. काफी लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को एक मान लेते हैं जो कि एक है नहीं. ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक वेब ऑफ हाईवेज है. ठीक है, जो आपके चार मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन सबको कनेक्ट करता है. और इसकी जो लेंथ है 5846 किलोमीटर. इसको याद करके चले जाना गोल्डन क्वाड्रिलेटर की क्या लेंथ है. ये शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाए. ठीक है, वैसे इतना ऐसे जरूरी नहीं है बट मे भी आ भी सकता है 5846. एंड या सो मैं क्या बोल रही थी. हाँ, तो फिर ये वेब ऑफ हाईवेज है जो कि आपके चार मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है. ये कोई एक ही लाइक ऐसे हाईवे टाइप नहीं है. सो इसकी जो देन फिर इसकी फिर जो वो शेप है तो फिर वो हमें क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखती है. ओके, देन वी हैव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स. ये तो पक्का पक्का आता है बोर्ड्स के टाइम भी. इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ये सब चीजें आई थी. और सीयूटी में भी ये जरूर आ सकता है. तो ये तो आपका एक सिंगल हाईवे ही है. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एक सिंगल हाईवे है. ओके, सो अगर हम इसका देखा जाए, इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो है श्रीनगर इन जम्मू. सदर्न है कश्मीर विद. ओके, हाँ जी, एक सेकंड. हाँ, इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो है श्रीनगर एंड देन जो सदर्न पॉइंट है वो है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. ठीक है, एंड जो इसका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये कनेक्ट करता है सिलचार इन असम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात. अगर आप लोग चाहें तो इसका ये भी याद कर सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस में क्या आपका अगर घुमा के, वैसे तो वो लोग फिगर्स वगैरह को इतना नहीं घुमाते हैं, पेपर मॉडरेट लेवल का आता है. बट हु नोज ना, तो इसे इसे थोड़ा सा आगे चले जाना. ओके. ओके, then we move to our second classification of रोड ट्रांसपोर्टेशन विच इज स्टेट हाईवेज. सबसे ज्यादा बड़ा आपका नेशनल हाईवेज ही था बिकॉज उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बहुत सारे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स चलते हैं. स्टेट हाईवेज में अगर हम प्रोजेक्ट्स पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे बिकॉज हर एक स्टेट का अपना अपना प्रोजेक्ट होता है. करेक्ट. सो वी आर हैविंग स्टेट हाईवेज. नाम से पता चल रहा है वो वाले हाईवे जो कि स्टेट में चलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को. और ये मैनेज किए जाते हैं स्टेट, है ना, जो मतलब स्टेट हाईवेज अथॉरिटी है उससे मैनेज, जो स्टेट गवर्नमेंट से सॉरी उससे मैनेज करे जाते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ते हैं. एंड ये नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड होते हैं. देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट रोड्स. दीज आर आल्सो वेरी इजी कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो आपकी रोड्स वगैरह चल रही होती हैं, जो स्मॉल टाउन सिटीज को कनेक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोड्स. देन वी हैव रूरल रोड्स. अच्छा, एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है. रूरल रोड्स का मतलब समझ में आई होगा, जो गांव में जो आपकी है ना रोड्स हैं. अच्छा, अब इसमें एक लाइन है. अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड. 80%. नेशनल हाईवेज में हमने क्या देखा था, उसका कितना था कॉन्स्टिट्यूएंस, 2%. इसमें क्या है, 80% जो पार्ट है वो रूरल रोड्स कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, there is a regional variation in the density of rural road because these are influenced by the nature of the terrain. या regional variation का मतलब है कहीं पे रोड हल्की सी ऐसे ऐसे टिल्टेड है बिकॉज ऑफ पहाड़ी इलाका, कहीं पे रोड सीधी है, कहीं पे रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ कह सकते हो, है ना. सो दैट्स द वेरिएशन. रूरल रोड जब से बनी है तो उसने बहुत ज्यादा अच्छे से काम करा अगेन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Then we have other roads. In other roads, we have BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी मई 1960. 1960 तो याद रहता था, मई नहीं याद रहता. मई को याद रखना, मई 1960 में हुई थी. और ये क्यों बनाई गई थी, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और जो हमारी डिफेंस की जो प्रिपेयरनेस है हम उसको स्ट्रेंथन कर पाए थ्रू रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलोंग द नॉर्थ
along the northern and the northeastern boundary of the country. Now that's a very important line. ठीक है, ये वाली लाइन को याद याद करके तो नहीं, बट लाइक यस, याद ही करके जाना कि यहाँ पे दो रीजन के नाम है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब एग्जामिनर अगर आपको मान लो यहाँ पे नॉर्दर्न लिखे, यहाँ पे तो सिर्फ वेस्टर्न लिखते हैं, तो आप क्या सोचोगे कि अरे यार हाँ वेस्टर्न में भी तो बॉर्डर है तो वेस्ट। नो, अगर एनसीईआरटी में नॉर्दर्न लिखा है तो आपको नॉर्दर्न ही लिख के आना है। अंडरस्टूड? तो ये फिर आपका वो लाइन गलत हो जाएगी स्टेटमेंट बेस पर। ठीक है, इट इज अ प्रीमियर मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, ये भी आपका स्टेटमेंट में आ सकता है। एंड जो ब्रो है उसने हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस टेरेन में भी ज्वाइनिंग चंडीगढ़ विद मनाली हिमाचल में एंड लेह लद्दाख, तो उसके भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए हैं। ठीक है, ये भी आता है एज अ स्टेटमेंट बेस में। एंड दिस रोड रन्स एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये चंडीगढ़ और लेह लद्दाख वाला ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड में से आ सकता है। ठीक है, एंड या देयर इज वन मोर लाइन कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ये साथ में स्नो क्लियरेंस, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे रोड्स होती हैं तो बर्फ वगैरह लाइक जम जाती है। और ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आज बर्फ गिरी है ना, तो बर्फ इज लाइक अ वेरी कॉटनी सॉफ्ट सी, लेकिन अगले दिन तक वो एकदम पत्थर बन जाएगी कि इसके ऊपर अगर कोई गाड़ी जाएगी तो वो स्लिप ही मारेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर की उसकी मतलब लाइक उसके ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो उसकी एक्सटर्नल मतलब एयर कह लो कुछ भी कह लो, तो फिर वो निकल जाती है, इसलिए फिर वो एकदम रॉक सॉलिड बन जाती है। तो इसको भी हटाने का काम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ब्रो ही करती है। एंड या और ये जो हमारी रोड्स हैं, जैसे हमारी जो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सो उसके साथ जैसे नेपाल है, भूटान है, उसके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने का भी काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ जो लाइनें होती है इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएंगी। पता नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आएगा वो आएगा, बट यस, तो आप इसे जब सुन रहे हो तो वो आपके दिमाग में चीज फीड हो जानी चाहिए, इसलिए मैं बोल बोल के पढ़ा रही हूँ मैं एक एक लाइन को बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देन वी हैव आवर नेक्स्ट फैक्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये तो आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसका किलोमीटर याद जाना 9.02 किलोमीटर्स। ठीक है, ये देखो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा इनिशिएटिव है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का, और एक कनेक्ट करती है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एंड या एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि द टनल इज बिल्ड विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस, द पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालय, जो कि हिमाचल में पाया जाता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, या फिर इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो, और आई गेस इट्स द फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ दिस रोड ट्रांसपोर्टेशन इन आर बुक। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। भारतमाला परियोजना, रोड टू कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो ये जो भारतमाला परियोजना है, सो ये जो स्टार्ट हुई है, तो ये क्या कर रही है कि मतलब 26,000 किलोमीटर लेंथ के रोड्स, या फिर हम क्या है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो कि जो हमारे हमने पढ़ा था ना भी GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, ये जो दो कॉरिडोर्स है, इसके साथ 26,000 लेंथ ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और बन रहे हैं, ताकि मेजोरिटी ऑफ द फ्राइट ट्रैफिक, जो फ्राइट ट्रैफिक मतलब जो आपके जो गुड्स का जो ट्रैफिक होता है, बिकॉज जैसे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सरकार इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। फ्राइट ट्रैफिक जो रोड्स के ऊपर होता है उसको कैरी करने के लिए 26,000 भारतमाला परियोजना के अंडर बनाए जा रहे हैं। एंड इसमें डेवलपमेंट होगा रिंग रोड्स का, वो जो सर्कल सा होता है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गूगल मैप्स में सर्कल को ही समझने में होती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ से इसे घुमा कैसे लेना है। खैर, so development of ring road, bypass, elevated corridors to decongest the traffic passing through the cities and enhance logistic efficiency. Because अगर logistic efficiency अच्छी होगी तभी हमारी industrialization and urbanization भी अच्छा होगा। Okay, we have completed with the road transport. Then we have our rail transport. So yeah, so जो rail transport है, it's very like beneficial for carrying heavy goods, ठीक है, in the long distances, and ये बहुत cheaper भी होता है। So like it's very very cheap also. And अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, so it is one of the longest in the world, है ना। और इंडियन रेलवेज की जो बॉडी है, मतलब हमारी जो इंडियन रेलवेज की जो बॉडी है, वो एक सबसे ज्यादा बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग
ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब वो बस सरकार से के अंडर है, इट्स नॉट प्राइवेट, इसलिए उसमें जो भी रेट वगैरह जो भी सेट होता है, सो इट्स चीपर, है ना। ओके, सो महात्मा गांधी जी ने एक चीज कही थी कि जो ये रेलवेज हैं, ये जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर के, उनको एक साथ लाने में कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये भी आ सकता है किसने बोली, ये भी आ सकता है किस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोली है। सो ये वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 में। ऑफ कोर्स ये ब्रिटिशर्स का एक क्या बोले, होता है ना कि नेगेटिव में पॉजिटिव देखो, 90% तो वो हमें लूट के ही चले गए हैं, बट 10% कुछ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने खुद के लिए सेटअप करी थी, बट वो फिर बाद में हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल साबित हो गई। बट उसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमने करा है, वो इतना ऐसे कुछ करके ही नहीं गए थे। सो 1853 में बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर्स की रेल लाइन लगी थी, एंड दिस वॉज कैरिड आउट। एंड जैसे मैंने कहा था, इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहे। ठीक है, देन वी हैव अनदर इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क was 67 and डैश डैश किलोमीटर्स। रोड ट्रांसपोर्ट का 62 समथिंग था, है ना। सो देखो यार, मतलब रेल ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट से भी बड़ा है। एंड या सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर है। एंड या ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उसके 17 जोन बने हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस उनको अकोमोडेट करने के लिए उसमें 17 जोन बने हुए हैं। सो दीज जोन्स आर मेंशन हियर। मैंने अभी तक जितने पेपर देखे हैं, उसमें मैंने जोन नहीं देखे हैं। मॉक टेस्ट में तो चलो मैंने तब भी वाले जोन में से क्वेश्चंस देखे हैं, बट मैंने पीवाईक्यूज में नहीं देखे देखे हैं। सो वी विल सी, बट इसमें ऐसे कुछ समझाने लायक है नहीं। यू जस्ट हैव टू लाइक एक बार 3-4 रीड कर लो, और थोड़ा सा बस दिमाग में होना चाहिए, जस्ट इट। देन वी हैव गॉजेस। तो गॉजेस का क्वेश्चन आता है, एंड व्हाट इज द गॉज, कि आपने देखा होगा दो ऐसे लाइंस है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, लाइक दो रेलवे लाइंस है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज गॉज। वी हैव three types of gauge: broad gauge, meter gauge, narrow gauge. Yeah, so we have three categories of gauge. First one is broad gauge, जिसका जो डिस्टेंस होता है इट्स लाइक 1.676 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड या ये तो लेंथ वगैरह तो याद नहीं रखने की, कंट्री में कितने गॉज लाइंस है, मतलब ब्रॉड गॉज लाइंस है, लेकिन आपको 1.676 मीटर को याद रखना है। मीटर गॉज एज अ नेम सजेस्ट 1 मीटर, एंड जो नैरो गॉज होता है उसका 1 मीटर से कम होता है, आइदर 0.7 और 0.6। नाउ जो ये नैरो गॉज होता है, सो ये बेसिकली बस ये हिली एरियाज में कन्फाइंड होता है, क्योंकि वहां पे पहाड़ी इलाका होता है, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा नैरो गॉज होता है। आपने हिमाचल की एक अगर टॉय ट्रेन कभी उसे सर्च करना, ठीक है। सो लाइक देयर इज अ टॉय ट्रेन, वो बहुत छोटी सी, और वो आती भी ऐसे जैसे पुराने टाइम की ट्रेन आती थी ना, धुआं छोड़ते हुए। आई गेस ये वो अभी भी शायद इलेक्ट्रिक शायद हो गई है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट आती है। उसका एक बहुत प्यारा सा एक हॉर्न भी है, तो वो बजा के आती है, लाइक या सो वो जो टॉय ट्रेन है, तो जब आप उसमें कभी सफर करोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा, उसका बहुत छोटी सी ट्रेन है, एंड उसका बहुत एक नैरो सा गॉज है। सो या दैट दैट इज, बट वहां के लोग के लिए वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसने ट्रैवल बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, देन वी हैव सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ रेलवेज, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक वी वर हैविंग, मतलब जो ये इंडियन रेलवेज है वो हर एक मीटर एंड नैरो गॉज को ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स यार, मतलब हमें एक अच्छा खासा, क्योंकि जो नैरो गॉज होता है उसमें आप इतना हैवी चीजें कैरी नहीं कर सकते हो, सो है ना, उस चीज के लिए। एंड जो स्टीम इंजन थे वो अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस हो गए हैं। इसने स्पीड भी बढ़ाई, और हॉलेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि गुड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, गुड कैरिंग कैपेसिटी, एंड वो भी इसने इम्प्रूव करी है। इन्वायरमेंट की कंडीशंस को भी इम्प्रूव करा है, क्योंकि अब कोल तो सॉरी या इन्वायरमेंट कंडीशन को भी रिप्लेस करें, क्योंकि अब कोल अब यूज में नहीं आ रहा है। देन वी हैव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेट्रो रेल, है ना। सो रेलवेज के अंडर ही ये मेट्रो रेल आती है, जैसे कि दिल्ली में डीएमआरसी चलती है। सो डीएमआरसी इज दिस, इट्स इज दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। सो उसने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज करा है, बिकॉज इट्स लाइक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इट हैज ऑल द फैसिलिटीज, है ना। बहुत प्रॉपरली ये सेंट्रलाइज्ड है, एंड मतलब एसी वगैरह लगा हुआ है, विमेन्स कोच है ना।
जैसे कि कल मुझे मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है, इफ एनीवन हैज सीन इट। मैं उसकी एक बहुत जल्दी एक शॉर्ट भी आएगा बस मेरी वीडियोस वगैरह थोड़े किसी और के पास है तो मुझे लेनी है। सो कल मुझे अड्डा 247 ने इनवाइट करा था फॉर सम इवेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो मैं कल अपने घर पहुंची हूँ रात के 11 बजे। ठीक है, एंड आई लिव इन दिल्ली एंड उनका ऑफिस गुड़गांव में है। सो मुझे 1 डेढ़ घंटा लग जाता है ट्रैवलिंग में, और मैं 11 बजे पहुंची हूँ। सो मैं मेट्रो से ही गई हूँ एंड देन आई जस्ट टुक एन रिक्शा। सो देख लो, मतलब मेट्रो इज सो कन्वीनियंट, है ना। अच्छा, तो ये तो बस एक ऐसे एग्जांपल था, पर्सनल एग्जांपल। या, सो देन वी हैव सीएनजी रन व्हीकल्स ऑफ कोर्स। सीएनजी रन क्या, आजकल तो जो ये ई रिक्शा है मेट्रो के जो पास चलते हैं, दीज आर वेरी कन्वीनियंट। सीएनजी तो अब मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कम ही है, बट मैंने ई रिक्शा ज्यादा देखे हैं। ओके, इसमें से आई डोंट थिंक सो कि कुछ वो आएगा। हाँ, ये आ सकता है मेट्रो। मेट्रो रेल लाइंस स्टेटमेंट में बन सकती है, बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस है नहीं। देन वी हैव आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज द कोंकण रेलवे। ठीक है, अब ये जो कोंकण रेलवे का जो सवाल है, ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड में भी आया है, वैसे भी आया है, और ये मैंने मोस्टली हर साल देखा है। तो मेरे बैच में भी कोंकण रेलवे आया था। कोंकण रेलवे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज की, जो कि 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था कोंकण रेलवे का। रेलवे रेलवे इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है, और ये रोहा इन महाराष्ट्र, मैंगलोर इन कर्नाटक को कनेक्ट करती है। एंड सी मतलब व्हाई व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये 146 रिवर्स को क्रॉस करती है। ठीक है, एंड 2000 ब्रिजेस को, 91 टनल्स को। वाओ, लाइक दिस इज वेरी ह्यूज। सो एशिया की लार्जेस्ट टनल है, जो कि ओके ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट। या, सो जो एशिया की जो लार्जेस्ट टनल है, ठीक है, जो कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है, वो भी ये वाले रूट पे लाई करती है। एशिया की लार्जेस्ट टनल वैसे है कौन सी, मैंने सर्च तो करा था, मैं भूल गई। एशिया की लार्जेस्ट टनल सर्च करते हैं, ठीक है। तो सर्च करना और सर्च करके मुझे बताना। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था एशिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा था, अटल टनल, करेक्ट। ओके, द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। स्टेट गवर्नमेंट्स बनती है ना पार्टनर्स, सो महाराष्ट्र के, गोवा के एंड कर्नाटका के। इसमें से वो भी आ जाएगा आपका, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा, एंड वैसे भी आ जाएगा जो आपके जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, ओके ओके, यस। अच्छा, देन वी हैव अगेन अ इम्पोर्टेंट लाइन फ्रॉम रेलवेज। इट्स द लास्ट लाइन, कि जो रेलवेज हैं वो कहाँ कहाँ पे डेंसिटी उनकी कम है। सो जो हिल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया और राजस्थान। ठीक है, सो इन सब जगहों के ऊपर रेलवे की डेंसिटी कम है। राजस्थान क्योंकि वहां पे सैंड है ना, मोस्टली जो सॉइल है वो सैंडी टेक्सचर की है, सो वहां पे कंस्ट्रक्शन मुश्किल हो जाता है। ओके, देन वी हैव आर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये हमारा लास्ट, हाँ लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही है तो उसे थोड़ा जल्दी 1.7x 2x के ऊपर सुन लेना। आई होप तुम लोग सुन ही रहे होगे, मुझे पता है हम भी ऐसे ही थे। हम भी 2x के ऊपर ही सुन रहे थे। खैर, सो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इट्स द मोस्ट चीपेस्ट, ठीक है, cheapest form of transport to cover long distances, especially for the goods, cargo traffic के लिए। कार्गो ट्रैफिक के लिए इट्स द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। इट इज फ्यूल एफिशिएंट, इको फ्रेंडली, एंड दो टाइप के होते हैं, इनलैंड एंड ओशनिक। अच्छा, कार्गोस क्या होते हैं, कभी अगर ना वहां से जाओगे ना, न्यू दिल्ली से ना उसको क्रॉस करोगे ना, तो जो जहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, सो यू विल सी दीज बिग 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 बिग, बहुत बड़े बड़े से ना ऐसे रेड येलो कलर में ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर सामान जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी कार्गो से होता है, तो इसको कार्गो कहते हैं। एंड तो ये बहुत बड़े बड़े से बॉक्सेस से होते हैं, लाइक द साइज ऑफ एन ट्रक समथिंग। ओके, सो waterways, that's it's very very important. अच्छा, देन वी हैव इनलैंड वाटरवेज। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेलवेज के एडवेंट से पहले इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज था वही एक चीफ मोड ऑफ
चीप नहीं, चीफ चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। आज भी काफी कंट्रीज में ये एक चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक काफी यूरोपियन कंट्रीज में हमने वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा था कि काफी चीजें जो भी पैसेंजर का ट्रैवल है या फ्लाइट का ट्रैवल है तो वो इनलैंड वाटरवेज से ही होता है। लेकिन इसने बहुत ज्यादा एक टफ कॉम्पिटिशन रेस करा रोड एंड रेलवे से, एज एन एंड जो रिवर वाटर है हमारे देश में, जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ी बहुत काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। सो जो रिवर वाटर है वो इरिगेशन के लिए डाइवर्स हो गया, एंड इसके कारण, क्योंकि ना आपको कच्चे डेप्थ भी चाहिए होती है, इसके कारण काफी कोर्सेज वगैरह में चेंज आया। एंड या सो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, बैक वाटर्स है, क्रीक्स हैं। ओके। एंड इसमें आप अगर देखोगे तो ये कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, कंट्रीज लाइक ऑल कंट्रीज जिसमें रोड रेलवे पाइपलाइन सब कुछ आ रहा है, सो ये बस 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है इन द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। देन वी हैव और अगर वैसे ना इनलैंड वाटर ट्रांस, क्योंकि इसमें और भी कुछ दिक्कतें आती है, सिल्टेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर इसे अच्छे से डेवलप हो ना, तो हमारा ना ये जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो ट्रैफिक लगता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए। खैर, वी हैव इनलैंड वाटरवेज को मेंटेन करने के लिए वी हैव इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जो कि सेटअप हुई थी 1986 में। एंड या हमारे पास अभी करंटली 111 इनलैंड वाटरवेज हैं, इंक्लूडिंग 5 नेशनल वाटरवेज। क्या हो गया? हाँ, वी हैव 111 इनलैंड वाटरवेज इंक्लूडिंग 5 नेशनल वाटरवेज, जो हम अभी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा ये जो नेशनल वाटरवेज का एक्ट है इन 2016, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो डाइवर्जन वगैरह हुआ है उससे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी सेटअप कब हुई थी? 1986 में हुई थी। एंड नेशनल वाटरवेज एक्ट आपका 2016 में आया है। और आपके पास टोटल यहाँ पे 5 नेशनल वाटरवेज हैं। ओके, देन वी हैव आर दिस टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो ऊपर बात की, हमारे पास 5 नेशनल वाटरवेज हैं, उसमें से ही एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये वाले टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना, हम अभी पढ़ लेते हैं और आप आगे भी पढ़ लेना। फर्स्ट वी हैव नेशनल वाटरवे नंबर 1। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन आता कैसे है? इसमें से मैच द फॉलोइंग ही आता है मोस्टली, ठीक है। तो जो आपको नेशनल वाटरवे नंबर 1 दे देंगे, उसमें बोलेंगे आपका स्ट्रेच क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयागराज एंड हल्दिया। और यार एक चीज याद रखना, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन जाएगा, 6 नंबर कट जाएंगे, तो उसका याद रखना कि जो जो चीजें मैं भी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। क्योंकि आई नो बहुत बुरा लगता है कि जब यार एक मतलब एक क्वेश्चन हमारा मतलब गलत हो गया है ना। सो या, एंड देन यू आर हैविंग 250 मार्कर्स। सो इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को लीव नहीं कर सकते हो 50 क्वेश्चंस में से। ओके, नेशनल वाटरवे नंबर 1, प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच। इसमें प्रयागराज से लेके हल्दिया तक। सो इट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन इंडिया विच इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स अप टू पटना एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स अप टू हरिद्वार। ये नहीं आया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये थोड़ा बहुत आ सकता है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। हल्दिया फरक्का, फरक्का पटना, पटना प्रयागराज। एक चीज है ना, प्रयागराज से हल्दिया में चलती है, बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी स्ट्रेच कितना वो देख लेना, 1620 है। देन वी आर नेशनल वाटरवे नंबर 1, सादिया एंड धुबरी स्ट्रेच, ठीक है। सो या मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन है वो चाहे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे नंबर 1, कोटापुरम कोलम स्ट्रेच, ठीक है। एंड देन वी हैव नेशनल वाटरवे नंबर 4, जो कि ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आ जाता है कि गोदावरी और जो कृष्णा रिवर्स है, जस्ट सेकेंड, कि आपकी ये जो गोदावरी और कृष्णा रिवर्स है, इसमें कौन सा नेशनल वाटरवे चल रहा है, तो इस नेशनल वाटरवे नंबर 4। एंड देन नेशनल वाटरवे नंबर 5, सो ये आपका ब्राह्मणी अलोंग विद मतई रिवर, ठीक है, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानंदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्टर्न कोस्ट कैनाल्स। सो दैट्स इट फॉर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। ओके, ये हाँ जी, इसमें से जो एक क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। द बैक वाटर्स कायल, आई होप इसे कायल ही बोलते होंगे, of Kerala has a special significance in inland waterway. Apart from providing cheap means of transport, they also attract a large number of tourists in Kerala. The famous Nehru Trophy boat race, Vallam Kali, is also held in backwaters. जो ये backwaters हैं, I will search on it again, but जितना तक मुझे पता है जो backwaters होते हैं, so they are like in the saline nature, I guess so.
ठीक है, लाइक आई विल रिसर्च, मतलब रिसर्च किया, आई विल सर्च ऑन इट एंड देन आई विल टेल यू। सो इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, जो कि ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वलमकली कहा जाता है। और बैक वाटर्स को केरला की लैंग्वेज में क्या है, कायल कहा जाता है। so that's is very very important. Okay, then we have oceanic routes. India has a vast coastline, we all know, 7517, जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। और इसलिए ओशनिक रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उनका डेवलपमेंट, हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, so in the transport sector about 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value moves through ocean routes. That's a very important point. 95% of India's foreign trade by volume and 70% by value moves through ocean routes. And there are also used for the purpose of transportation between islands and the rest of the country. So यहाँ पे oceanic routes में इंडिया के लिए ज़्यादा routes mention नहीं करे गए हैं, but आई नो लाइक देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स। अच्छी बात है मेंशन नहीं करे हुए हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा फैक्ट्स, जैसे हमारी जो फर्स्ट वाली बुक है, जैसे जितने उसमें फैक्ट्स हैं उतने फिर इसमें भी फैक्ट्स आ जाते हैं। देन वी हैव आर एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले भी पढ़ा था कहीं पे कि आज के टाइम में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आपके पास 24 आवर्स से दूर हो। सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एयर ट्रांसपोर्टेशन महंगा भी होता है ना। एंड लाइक एंड ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमारा टेरेन अच्छा नहीं है और क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन सामान वगैरह पहुंचाने के लिए या पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वी हैव वन मोर फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कि एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगनिंग इन 1911 1911 में, व्हेन एयर मेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस। एयर मेल ऑपरेशन, ठीक है, just a second. Air mail operation commenced over a little distance of 10 kilometer between Allahabad and Naini. So that's a important part जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। But such real development took place in the post-independent period. The Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic, aeronautical communication services in Indian airspace. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मान लो कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है ना लाइंस को, इसलिए मैं एक लाइन को पढ़वा रही हूँ। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हम समझेंगे कि ठीक है बस हो गया, ठीक है, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक है, प्रोवाइडिंग मतलब सेफ ट्रांसपोर्टेशन है। बट जो इसमें एक और पॉइंट है, एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस। तो काफी लोग जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो वो ये वाली चीज को सोच के बोलेंगे कि अरे ये तो गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, देन वी हैव दिस डू यू नो को कभी भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। वैसे तो मैंने इसका क्वेश्चन देखा नहीं है पीवाईक्यू में, बट हु नोज ना, डू यू नो में है ये। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्कीम जिसमें जब स्टार्ट द रीजन, जिसमें जो रीजनल एविएशन मार्केट है उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करी गई है। एंड देन वी हैव दिस टर्म रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आरसीएस। Udan was conceived by Ministry of Civil Aviation, Government of India, to promote regional connectivity by making fly affordable for the common citizens. That's the main topic in air transportation, कि लोग फ्लाइट से इसलिए ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत महंगा होता है वो, इसलिए दे गो टू रेलवेज एंड अदर थिंग्स। बट ये एक ऐसी स्कीम है जिसने जिसने सोचा है कि हम फ्लाइंग को अफोर्डेबल बनाए कॉमन सिटीजन्स के लिए। एंड सेंट्रल आइडिया इसका क्या है, टू एनकरेज एयरलाइंस टू ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन रीजनल एंड रिमोट रूट्स थ्रू एनेबलिंग पॉलिसीज एंड एक्सटेंडिंग इंसेंटिव्स। सो गवर्नमेंट यही करती है, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देती है ताकि वो उस जगह के ऊपर और अच्छे से काम करें। सो या, सो दैट्स इट फॉर उड़ान। ठीक है, इसमें से मिनिस्ट्री का पॉइंट आ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री ने करा था, एंड स्कीम का नाम बता दो, है ना, लाइक फुल फॉर्म के लिए। एंड ये बहुत इसका जो फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक, इसको याद करके जाना। देन वी हैव आवर मोस्ट फेमस, आई वुड से फेमस क्वेश्चन, पवन हंस। और मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से ना बस एक यही वाला क्वेश्चन आता है पीवाईक्यूज में, या तो फास्टेस्ट मींस वाला आ गया या तो ये आ जाएगा। सो पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन द हिली एरियाज एंड इज वाइडली यूज्ड बाय द टूरिस्ट। ये वाली चीज याद रखना। इसे यूज कौन कर रहा है, मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें लिखा था वाइडली यूज बाय द सिटीजंस, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वाइडली यूज बाय द टूरिस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। इन एडिशन, Pavan Hans Limited mainly provide helicopter services to petroleum
सेक्टर एंड फॉर द टूरिज्म। तो ये दो सेक्टर के लिए प्रोवाइड करता है, टूरिज्म सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Okay, then we come on to our most recent डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अब काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। सो अगर हम पाइपलाइंस को देखें, सो पाइपलाइंस आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट होती है, बट इसमें एक और चीज होती है कि सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना, सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड जो सॉलिड्स है उसको भी हम कैरी कर सकते हैं अगर हम उसको एक स्लरी की फॉर्म में बना दें तो। इसका जो कंपनी है जिसमें काम करिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। यार इसमें जो मिनिस्ट्रीज के नाम है ना वो थोड़ा बहुत याद करके जाना इंपॉर्टेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंगेज इन द एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज अ कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसमें से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और इसका काम क्या है? एक्सप्लोरेशन, मतलब जो भी फील्ड्स वगैरह है वहां से पेट्रोलियम वगैरह निकाला, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1959 में एज अ कंपनी, एशिया की। ठीक है, सो ये, हाँ जी, एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर आता है ये डिस्टेंस, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय दिस फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड टू आसाम, सॉरी, नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन आसाम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, हाँ हाँ है ना। हाँ, तो उसमें भी एक है कि इंडिया में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स करके कुछ है कि, है ना, कुछ तो है उसमें कि जो ऑयल रिजर्व्स है तो कहाँ पे है, तो उसका आंसर नाहरकटिया है। नाहरकटिया ऑयल फील्ड टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकंड, मैं अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूं क्योंकि ये थोड़ा सा, इसका पेन वर्क नहीं कर रहा है। इज इट चार्जिंग? ओके, सो इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू कानपुर in 1966। कानपुर वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेल, so it's gas authority of India Limited, was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport, process and market natural gas for its economic use। ठीक है, ये अच्छा, ये कब बना था? 1984 में। और ये कब बना था? 1959 में। तो ये पहले से ही काम कर रहा था, और 1984, ये वाली डेट्स को आगे के जाना है। ये वैसे तो देखो यार ऐसे पूछ नहीं जाती है, लेकिन हमने रिस्क क्यों लेना है ना, क्योंकि मैंने इनको मॉक टेस्ट में देखा था। द फर्स्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVG क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल लिंक मुंबई high and Basine gas fields with various fertilizer producers in the western and northern India। इसमें आप क्या याद रखना है? इसमें आपको इसका नाम याद रखना है और इसका किलोमीटर याद रखना है। 1700 किलोमीटर हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल। Important है। This artery provided impetus to Indian gas market development. Overall, India's gas infrastructure has expanded over 10 times. Okay, okay, मतलब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे टर्म आती है गैस ग्रिड की। इसका ही मैंने क्वेश्चन कभी देखा नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो गैस इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 टाइम्स एक्सपैंड तो हो ही चुका है ना। और बहुत सारी क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस लाइक 18,500 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस भी सेटअप हो गई हैं। जो गैस ग्रिड है ये सारे जो गैस सोर्सेज है कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके साथ ये ग्रिड सा बना हुआ है। ओके, देन वी हैड देन वी हैव आवर लास्ट टॉपिक, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ओके यार, ये वाला जो है ना डायग्राम, इसको याद कर लो, क्योंकि तुम्हें ना ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज ऐसे ऐसे माइंड मैप की तरह से याद कर रखो ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, देन द चैप्टर विल बी ओवर। कम्युनिकेशन नेटवर्क, अरे कहाँ चला गया? ओह, आ गया।
ओके, देन वी हैव कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो जितना इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसपोर्ट है उतना इंपॉर्टेंट हमारा कम्युनिकेशन है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन दुनिया एग्जिस्ट कैसे करती है। और आज के टाइम में तो एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से हमारा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो मुझे लगता है इसमें रेवोल्यूशन 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 सबसे ज्यादा इंटरनेट लेके आया है ना। कि कोई यूएस में है और हम अगर इंडिया में हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, कोई जापानीज है ना। इट्स ग्रेट। ओके, सो दिस इज जस्ट अ वेरी डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल फॉर्म कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ, है ना। पहले टाइम में कैसे कैसे चिट्ठियां वगैरह जाती थी, क्या क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, एंड अभी धीरे धीरे करके देन वी हैड लाइक पोस्ट ऑफिस, प्रिंटिंग प्रेसेस, टेलीफोन्स, एंड अब तो वी नो। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करा है इट इज साइंस एंड टेक। सो साइंस एंड टेक की जो डेवलपमेंट है इसकी वजह से कम्युनिकेशन की फील्ड में और भी ज्यादा रेवोल्यूशन आया है। ठीक है, ओके। अब ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये किस बेसिस के ऊपर डिवाइड हो रखा है? मैं जब बहुत ज्यादा बोल लेती हूँ तो फिर मैं फंबल करने लग जाती हूँ, सॉरी। सो इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी। स्केल मतलब कितने रेंज तक, लाइक पर्सनल एंड है ना मास कम्युनिकेशन, एंड देन क्वालिटी आल्सो। सो पर्सनल कम्युनिकेशन में आपके लेटर्स आते हैं, याद रखना, टेलीफोन, टेलीग्राम, ओके, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट। अब ये टेलीग्राम वो वाला टेलीग्राम वाला ऐप नहीं है, ये एक अलग सिस्टम चलता था, मुझे पापा ने कुछ बताया था इसके बारे में। सो या सो ये टेलीग्राम। एंड देन फिर पास में आपका आएगा रेडियो। अच्छा, मुझे चीज बताओ, डू यू वांट मैं टेलीग्राम का चैनल बनाऊं जिसमें मैं मतलब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइप का कर सकते हैं। मतलब जो प्रैक्टिस वीडियोस आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, बट अगर मतलब जैसे मैं कोई नोट्स वगैरह भेजती हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो मैं एक टेलीग्राम का चैनल बनाऊं। वैसे शायद मैंने बना रखा है, मुझे उसको बस उसका लिंक वगैरह सेंड करना है। सो या अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर बनाना होगा तो मैं बना दूंगी। अगर नहीं भी लिखोगे फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक दे दूंगी। सो मास कम्युनिकेशन में वी हैव रेडियो। अच्छा, कौन कौन लोग अभी तक रेडियो सुनते हैं मुझे बताना। टीवी, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस। ओके, इसमें वैसे तो या चलो पब्लिक मीटिंग्स तो आएगी, कॉन्फ्रेंसेस भी आ गया। तो जैसे हमारे पास जो अभी मोड है, गूगल मीट, जूम, है ना, इज ऑल्सो गुड। अच्छा, personal communication system. Among all the personal communication system, internet is the most effective and advanced one. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टेटमेंट में आपको ये डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, अब ये जो आगे का जो पूरा है ये इंटरनेट के ऊपर ही है, तो इंटरनेट पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन द अर्बन एरियाज, है ना, बिकॉज वहां पे जो टावर्स केबल्स वगैरह होती हैं दीज आर लाइक वेरी एक्सेसिबल, एंड इट enables the user to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information. अभी तो ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर द ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एंड कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शन्स। अभी तो मतलब ऐसे हाल हो गया है खासकर मेरा, कि मेरा फोन पे इतना चलने लग गया है कि मेरे पास कैश होता ही नहीं है। ठीक है, तो कैश बस फोन पे, तो वो भी एक थोड़ी गलत चीज ही है, बट मनी ट्रांजेक्शन, ई मनी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इंटरनेट इज लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा। जब से एआई आया है तो वो डेटा और भी ज्यादा बढ़ रहा है, विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आइटम। द नेटवर्क थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल प्रोवाइडर्स provides an efficient access to information at a comparatively low cost। देखो यार, वो तो है, आज आप यूट्यूब है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। आप आज मेरे से यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। सोचो अगर इंटरनेट नहीं होता, फिर आपको अपनी ट्यूशन फीस देनी पड़ती, आपको जाने आने का खर्चा देना पड़ता। लेकिन जब से यूट्यूब है तो आप आराम से किसी भी टीचर से फ्री में पढ़ सकते हो, है ना। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, और बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे। आपका महीने कितने का रिचार्ज होता है? 200-300 रुपए का। अगर आप 11th-12th के ट्यूशन लेने के लिए जाते हो ना, तो पर सब्जेक्ट 2-2 हजार रुपए, मतलब 2 हजार भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लाइक हाँ, 2 हजार रुपए पर मंथ लिया जाता है। ठीक है, बट यूट्यूब वगैरह इसलिए आपको बहुत ज्यादा फ्री में हर एक चीज मिल रही है। आपको क्या, मुझे भी बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही है। है ना। सो इंटरनेट ने एक बहुत अच्छा एक्सेस दिया है सबको। ओके, it enables us with the basic facility of direct communication. Then we have mass communication system. The first is radio. Radio broadcasting started in India in 1923 by the Radio Club of Bombay. This is very very important. ठीक है, since then it gained immense popularity and changed the socio cultural life of people. um
अभी भी आप थोड़ा सा जो ओल्ड पीपल है वो लोग रेडियो ज्यादा सुनते हैं, है ना? सो या ओके, गवर्नमेंट टुक दिस। अब इसमें जो एक चीज है दैट्स इम्पोर्टेंट, ये वाली, कि जो ऑल इंडिया रेडियो था, मतलब ऑल इंडिया रेडियो, मतलब पहले जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वगैरह था 1930 में, उसको उसका नाम वगैरह चेंज कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो में 1936, एंड टू आकाशवाणी 1957। मतलब 1930 में जो यही जो रेडियो था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, उसका नाम चेंज करके कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी 1936 में, यस 1936 में, 1930 से तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो गया था। सो ऑल इंडिया रेडियो, एंड फिर हो गया था ये 1957 में, इसका नाम रख दिया था आकाशवाणी। कितना अच्छा नाम है ना, आकाशवाणी। हमारा ना एक ना डीयू में ना आप लोग आओगे ना, तो फिर एक सब्जेक्ट होता है एसी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो उसमें ना मेरे पास हिंदी है, मतलब चॉइस नहीं होती है ऐसे तो हिंदी है। तो उसमें हमें मैम पढ़ा रही थी कि जब आकाशवाणी आया था तो इसने कितना रेवोल्यूशनाइज कर दिया था सोसाइटी को, कि मतलब इंफॉर्मेशन एक से दूसरे पे, लाइक एक से दूसरे कोने में जा रही है। एंड तो मतलब आकाशवाणी ने एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करा है। अभी तो मैं ये सब चीजें समझ नहीं आती ना, बट जैसे हमारे लिए एआई एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वैसे आकाशवाणी उस टाइम रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, सो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज बुलेटिन वगैरह भी इसमें आती है ना? पार्लियामेंट के सेशन, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ इसमें आता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन, टीवी, टेलीविजन। आजकल तो टीवी बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जब हम छोटे छोटे थे तो टीवी होना इज अ बिग थिंग। नहीं, जब हम नहीं छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे तो फिर टीवी होना इज अ बिग थिंग, एंड जब तक हम आए तो टीवी वॉज वेरी वेरी कॉमन। और अब तो मुझे नहीं लगता टीवी इतना कॉमन है, मतलब होगा भी, बट अब सबके पास फोन है, लैपटॉप्स हैं, तो so television broadcasting emerged as a most effective, this is a very important point, most effective audio visual medium for disseminating information and educating masses। ठीक है, एजुकेटिंग मासेस कैसे कि, मुझे याद है शायद जब मैं 10th क्लास में थी, मे बी 10th और 9th, तो एक दो चैनल आते थे जो कि गवर्नमेंट ने ही चलाए थे, एंड वो उसमें वो सीबीएसई का सारा सिलेबस कवर करते थे। आई गेस 9 10th, हाँ कोविड के टाइम वो चलाए गए थे चैनल्स, यस आई रिमेम्बर। कोविड के टाइम वो चैनल्स चलाए थे, और मतलब वो हर एक चीज पे वो कवर कर देते थे। सो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर disseminating information and educating masses। एंड ये पहले जो टीवी सर्विसेज थी ये बस नेशनल कैपिटल यानी कि हमारी दिल्ली, दिल्ली तक ही सीमित थी। ये यहाँ पे भी दिल्ली में भी ये बिगिन हुई थी 1959 में, एंड मतलब इसके ईयर वगैरह याद नहीं रखने, ठीक है, इसके ईयर इतने जरूरी नहीं है। एंड 1972 में इसके बाकी के सेंटर्स बन गए। 1976 में टीवी को डीलिंग कर दिया गया ऑल इंडिया रेडिया, और टीवी को अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उसे डीलिंग कब करा गया ऑल इंडिया रेडियो से। एक दूरदर्शन का चैनल बहुत आता था, जिसमें कोविड के टाइम में रामायण महाभारत भी उसी में ही चली थी। एंड अच्छा, इसमें ये जो आपका है ना इनसेट आई है, नेशनल टेलीविजन डीडी, DD1, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम वर स्टार्टेड। सो ये जो आपका जो DD1 का जो चैनल है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक नेशन वाइड चैनल था नेशनल, मतलब टीवी पे, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और इसकी सर्विसेज को बैकवर्ड और रिमोट रूरल एरियाज में भी एक्सटेंड करा गया था फॉर द सेम रीजंस। देन वी हैव आवर लास्ट टॉपिक, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन गई है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, बट मैं भी उसे थोड़ा सा कट वगैरह करूंगी, और उसे मतलब कट तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें से कोई जरूरत नहीं होती है, बट मैं उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ, है ना? और वीडियो चली जाएगी शायद 9 बजे का, शायद मैंने टाइम कह रखा है, या शायद मैं 9:30 का कह रखा है, आई गेस मैं 9:30 PM का टाइम कह रखा है। सो 9:30 PM पे वीडियो चली जाएगी। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है? और चलो इसे शुरू करते हैं और इसे खत्म करते हैं। सैटेलाइट्स आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्व्स एंड रेगुलेटेड मीन्स ऑफ, या सो मैंने एक ना अभी फैक्ट पढ़ा था कि अभी जो भी ये स्पेस है ना, तो इसमें बहुत ही ज्यादा, उसका मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, बट जैसे वो होता है ना कि जो जो सैटेलाइट, ये सब चीजें जो खराब हो जाती है ना, तो वो वहां पे ही रोम करती रही, क्योंकि भाई ग्रेविटी वहां पे है नहीं, तो वहां पे चल रही है चल रही है चल रही है। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब पता नहीं कितने टन्स का एक गार्बेज इकट्ठा हो गया। या ये तो मुझे फैक्ट बस ऐसे याद आया, तो इसलिए मैंने बोल दिया। बट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसने हर एक चीज हमारे लिए, मतलब उसने बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करा है कम्युनिकेशन में।
आज हम जितने भी ये जो सॉरी आज हम जितने भी ये जो सिग्नल्स देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगेन मैं तो मोस्टली जब मैं कभी ट्रैवल करती हूँ ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, तो बीच में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े वो होते हैं ना, डिश लगी हुई होती है, अब आई डोंट नो उसे शायद डिश ही कहते होंगे, ऐसे करके समथिंग, ये कुछ ऐसे करके। सो वो इतने बड़े बड़े ऐसे लगे होते हैं हर एक जगह, ठीक है। एंड देन दे कैप्चर सिग्नल्स, और फिर क्योंकि हर एक चीज सिग्नल के ऊपर ही चल रही है, हम नहीं बोलते सिग्नल नहीं आ रहा। सो या इसमें कुछ कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये तो है ही है, ठीक है। सैटेलाइट की इमेजेस कहाँ कहाँ पे काम आती है, वेदर फोरकास्ट में, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, सर्विलियंस ऑफ बॉर्डर एरियाज, ठीक है। एंड हाँ जी, ये आता है आपका इम्पोर्टेंट चीज जो आ सकती है। एक है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा है आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आप फुल फॉर्म याद करके चले जाना, ठीक है। ये जो इनसेट है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट है जिसको टेलीकम्युनिकेशन, हमारे एयरटेल जियो वगैरह, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर डेटा यूज किया जाता है। जो आईआरएस है वो ऑपरेशनल में आया था विद द लॉन्चिंग ऑफ आईआरएस एआई, ओके, इन मार्च 1988। तो इसका ईयर याद रखना, सबसे पहले 1983 में इनसेट आया था, उसके 5 साल के बाद 1988 में आईआरएस को भी लॉन्च किया गया था फ्रॉम वाइकनूर इन रशिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जगह का नाम, तो ये याद रखना। इंडिया has also developed her own launching vehicle, PSLV, polar satellite launch vehicle, ठीक है। these satellites collect data, okay, great great। तो ये सब तो आपको पता ही है, these satellites collect data in several spectral bands and transmit them to ground station for various uses। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं वो भी एक बैंड्स में आते हैं, लाइक we have 7 बैंड्स। सो इसके बारे में भी कभी बाद में चर्चा वगैरह करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, बट ये भी एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी में आते हैं, उस फ्रिक्वेंसी में फिर वो बैंड्स को कैच किया जाता है, देन फिर वो अलग अलग जगह के ऊपर ट्रांसमिट होते हैं। वी हैव एन NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एट हैदराबाद, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। क्या हैदराबाद में जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इट्स लाइक द एपेक्स सेंटर फॉर दिस रिमोट सेंसिंग, हैदराबाद में जो है, ओके, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। तो क्वेश्चंस विल बी लाइक कि मैं पीवाईक्यूज को देखूंगी और फिर मैं अपने हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग, क्योंकि यही 3-4 मोस्टली आ रहे हैं, 3-4 मोस्टली फॉर्मेट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। सो देन फिर वो मैं आप लेके आऊंगी। आई एम ऑल्सो थिंकिंग, अच्छा पीडीएफ पता नहीं कहाँ गायब हो गई, हाँ आ गई। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसे एक 1 पेज फैक्ट शीट भी आपके लिए प्रोवाइड करूँ, बिकॉज हमारी ज्योग्राफी के उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और जो जो फैक्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पिछले साल आए थे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट उसके लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको समझ में आया है तो। एंड ओके, ये पीडीएफ फिर से गायब हो गई। ओके, सो मैं फटाफट खत्म करती हूँ क्योंकि पीडीएफ भी कह रही है कि अभी से बंद करो और आप लोग भी थक गए होंगे, बट इट्स ओके, अभी तो थकना नहीं है, अभी तो 45 दिन और है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करनी है। एंड या सो आई एम थिंकिंग ऑफ अ फैक्ट शीट, देखते हैं वो कब तक डिजाइन वगैरह होती है, तो फिर वो मैं पोस्ट में आपके डाल दूंगी। एंड ऐसे ऐसे करके हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़े लंबे चैप्टर्स को उठा रहे हैं ताकि वो हमारे फटाफट कवर हो जाए और आपको भी दिक्कत ना हो। लास्ट में जाके हम छोटे छोटे चैप्टर्स में आएंगे, जैसे हमारा नेचर स्कोप है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीजें। इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। जो लोग मेरे लेक्चर को एंड तक सुन रहे थे, थैंक यू सो मच, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए एज अ वेरी न्यू टीचर इन द यूट्यूब फील्ड। और आई होप आप सबके पेपर बहुत अच्छे से जाए। आपको कोई सजेशन हो मेरे टीचिंग में या मेरे मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं ज़रूर जो इस सेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी छोटी मोट लाइक, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ कुछ चीज़ों में मैं भी लैग कर रही थी, उस चीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। और इसी के साथ आज के इस चैप्टर को, आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।